हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की सीरीज में 16th लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम रेस्ट एंड रिकवरी के चैप्टर में हम रिकवरी थ्योरी को हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे व्हाट इज रिकवरी, व्हाट आर द फेजेस ऑफ रिकवरी एंड व्हाट प्रोसेस कम्स अंडर इन दीज फेजेस ऑफ रिकवरी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं रिकवरी क्या है, व्हाट इज रिकवरी। आप रिकवरी को पहले से ही जानते हैं, बस हमको एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, एक डेफिनेशन हमको जानने की जरूरत है। रिकवरी क्या होता है? जब हमारा बॉडी फटीग से रिकवर होके अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से पहुंचता है, उसी को हम कहते हैं रिकवरी। करेक्ट? आपका जो परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, वो वापस से अपने होम्योस्टेसिस में जब वो पहुंचता है, दैट इज योर रिकवरी। ओके, अभी हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज रिकवरी? लेट्स अंडरस्टैंड रिकवरी। रिकवरी और रीजनरेशन इज अ मल्टी फैक्टोरियल प्रोसेस दैट रिस्टोर्स द एथलीट फिजिकली मेंटली आफ्टर ट्रेनिंग। क्या कह रहा है कि एथलीट को रिस्टोर करता है फिजिकली और मेंटली ट्रेनिंग के बाद। ओके, इफेक्टिव रिकवरी डिपेंड्स ऑन, हमारा जो इफेक्टिव रिकवरी है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। पहला है एथलीट्स फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपका रिकवरी डिपेंड करता है। करेक्ट? अगर आपके अंदर रेड मसल्स फाइबर ज्यादा है, विच मीन्स आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग से काफी जल्दी रिकवर कर जाएंगे। करेक्ट? लेकिन अब अगर आपके अंदर व्हाइट मसल फाइबर ज्यादा है, विच मीन्स आप शॉर्ट ड्यूरेशन हाईली इंटेंसिफाइड एक्सरसाइज से आप ज्यादा जल्दी रिकवर कर पाएंगे। ये एक बेसिक्स एग्जांपल मैंने आपको दिया फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का। करेक्ट? देन कम्स योर टाइप ऑफ ट्रेनिंग परफॉर्म। करेक्ट? अगर आपने मैराथन रनिंग या फिर आपने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग किया है, जिसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम होता है, तो ऐसे ट्रेनिंग में आपको रिकवर करने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। करेक्ट? Whereas if you talk about short duration training such as sprint, weight training, strength training, इन ट्रेनिंग से आपको रिकवर करने में काफी कम टाइम लगता है। करेक्ट? रिकवरी मेथड्स यूज्ड, आपने रिकवरी के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए हैं, इन मेथड्स को हम आगे जाके समझने वाले हैं, जिसमें आता है आपके कई सारे थेरेपीज, मसाज। तो ये सारे भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी रिकवरी को अफेक्ट करते हैं। करेक्ट? ओके, देन कम्स प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड रिकवरी स्ट्रेटेजीज। आप अपने ट्रेनिंग और रिकवरी स्ट्रेटेजीज को प्रॉपरली इंटीग्रेट कर रहे हैं या नहीं, या फिर आप इन दोनों को अच्छे से मैनिपुलेट कर रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर भी आपका रिकवरी डिपेंड करता है। करेक्ट? तो यहां पे मैंने आपको रिकवरी समझा दिया है आपको, और मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए हैं जिनके ऊपर आपका रिकवरी डिपेंड करता है। करेक्ट? अब हम समझते हैं व्हाट आर द फेजेस ऑफ रिकवरी। हमारे पास रिकवरी के टोटल 3 फेजेस होते हैं, और हर फेज को हम वन बाय वन डीपली स्टडी करेंगे। करेक्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फेजेस ऑफ रिकवरी। सबसे पहला हमारा फर्स्ट फेज ऑफ रिकवरी, जिसको हम बोलते हैं इंटर एक्सरसाइज रिकवरी, या फिर ये वो रिकवरी है जो एक्सरसाइज के दौरान होती है, जिसको हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज रिकवरी भी कहते हैं। करेक्ट? ओके, अभी मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम डेफिनेशन में आएंगे। करेक्ट? ओके, जो हमारा इंटर एक्सरसाइज रिकवरी है, ये वो रिकवरी है जो एक्सरसाइज के दौरान हमारा बॉडी रिकवर करता है। आइए आपको बात समझ में। जैसे कि आपने पहले पुशअप्स लगाया, करेक्ट, आपने पुशअप्स के 30 सेट्स किए, इस दौरान आपका बॉडी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है। करेक्ट? उसके बाद आप फिर से पुशअप्स लगाना चाहते हैं अगेन ऑफ 30 सेट्स। करेक्ट? तो जो हमारा बॉडी इस दो पुशअप्स के बीच में, दो वर्कआउट के बीच में, जब हमारा बॉडी खुद को रिकवर करता है, दैट इज योर इंटर एक्सरसाइज रिकवरी। आई आपको बात समझ में? मैंने क्या समझा? पहले आपने 30 पुशअप्स लगाए, पहला सेट, उसके बाद फिर से पुशअप्स के सेट्स लगाने वाले हैं। तो ये जो 2 सेट के बीच में का जो टाइम है, और इस टाइम के दौरान जो आपका बॉडी रिकवर करता है, दैट इज योर इंटर एक्सरसाइज रिकवरी। करेक्ट? अब हम समझते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन ये कहता है रिकवरी दैट ऑकर्स बिटवीन एक्सरसाइज रेपिटेशन और सेट्स। रेपिटेशन करने के दौरान या एक्सरसाइज में सेट्स के दौरान जो हमारा बॉडी रिकवर करता है, दैट इज आर इंटर एक्सरसाइज रिकवरी। ये
एक्सरसाइज के दौरान होने वाली रिकवरी है। करेक्ट। ओके। इस रिकवरी में मेनली होता क्या है, पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, फिर मैं आपको डेफिनेशन में यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं उसको समझाऊंगा। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो एनर्जी सबस्ट्रेट्स हैं वो कम होना शुरू होते हैं। एनर्जी सबस्ट्रेट्स मैंने आपको बताया है, दैट इज योर एटीपी एंड पीसी। ये मेजर एनर्जी सबस्ट्रेट्स हैं जहां से हमको एनर्जी मिलता है। करेक्ट। जब हम पहला सेट किसी एक्सरसाइज का परफॉर्म करते हैं तब हमारे एटीपी और पीसी सिस्टम कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। करेक्ट। उसके बाद हम 5 से 10 मिनट का हम रेस्ट लेते हैं, या कई बार ये रेस्ट कम भी होता है, लेट से 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स। तो इस रेस्ट के दौरान जब हमारा बॉडी वापस से एटीपी और पीसी को रीजनरेट करता है, यही होता है रिकवरी के समय पे। करेक्ट। ओके। समझते हैं हम। मेंटेन्स एनर्जी सप्लाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हमारे एक्सरसाइज के दौरान हम जो एनर्जी सप्लाई है हम उनको मेंटेन कैसे करते हैं। एटीपी इज मेंटेन्ड थ्रू, हमारे बॉडी में हमको एनर्जी मिलती है एटीपी से। करेक्ट। अब ये जो एटीपी है हमको बार बार मिलती कैसी है, एटीपी तो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। करेक्ट। तो ये वापस से रीजनरेट कैसे होती है, ये होती है आपके फॉस्फोजन एटीपी पीसी सिस्टम से, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम से और ऑक्सीडेटिव सिस्टम से। आया आपको बात समझ में। हमको एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एटीपी से ही मिलती है, बट द थिंग इज जब ये एटीपी खत्म हो जाता है तो हमको वापस से एटीपी पीसी वापस से हमको एनर्जी जनरेट करके देता है। जब एटीपी पीसी भी खत्म हो जाता है तब हमको ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम और ऑक्सीडेटिव सिस्टम हमको एटीपी रीजनरेट करके देते हैं। करेक्ट। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ओके, आगे समझते हैं। ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के दौरान जो हमारा पीसीआर है वो काफी जल्दी काफी रैपिडली डिक्रीज हो जाता है। करेक्ट। ओके, अब आगे हम समझते हैं। एटीपी डिक्रीज ओनली मॉडरेटली बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली रीजनरेटेड। हमारा एटीपी पीसीआर तो एकदम रैपिडली डिक्रीज हो जाता है, बट वेयर एज व्हेन यू टॉक अबाउट एटीपी, ओनली एटीपी, ये काफी मॉडरेटली डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली रीजनरेट होता है। एक बार एटीपी खत्म हुआ तो हमको एटीपी पीसी वापस से एटीपी जनरेट करके दे देगा, वो खत्म हुआ तो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम को जनरेट करके दे देगा, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम खत्म हुआ तो ऑक्सीडेटिव सिस्टम को जनरेट करके दे देगा। करेक्ट। तो इस तरीके से हमको एटीपी वापस से मिलते रहती है। करेक्ट। अब हम समझते हैं कि ये जो सारे एनर्जी सबस्ट्रेट्स हैं ये रिकवर होने में कितना समय लेते हैं। करेक्ट। इसको हमने पहले भी एक लेक्चर में हमने पढ़ा है, फिर से हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, रिकवरी टाइम समझते हैं इसको। जो हमारा एटीपी है 70% जो एटीपी है वो हमारा 30 सेकेंड्स में रिस्टोर हो जाता है। करेक्ट। और जो हमारा 100% मतलब जो कंप्लीट एटीपी है वो हमारा 3 to 5 मिनट्स में रिस्टोर हो जाता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर। करेक्ट। ओके, व्हाट अबाउट पीसीआर? जो हमारा पीसीआर है वो 84% रिस्टोर हो जाता है 2 मिनट्स में। 84% पीसीआर हमारा 2 मिनट्स में रिस्टोर हो जाता है। करेक्ट। 89% जो पीसीआर है वो हमारा 4 मिनट्स में रिस्टोर होता है, और जो हमारा कंप्लीट पीसीआर है 100% पीसीआर वो हमारा 8 मिनट में रिस्टोर होता है। करेक्ट। ओके, नाउ मेन सोर्स ऑफ रिकवरी, जो हमारे रिकवरी के जो मेन सोर्स है वो क्या है? एरोबिक मेटाबॉलिज्म विथ सम कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज। हमारे रिकवरी का मेन सोर्स क्या है? वो है हमारा एरोबिक मेटाबॉलिज्म। करेक्ट। जिसमें हमको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से और फैट से। करेक्ट। ये जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम है, ये काफी ज्यादा लंबा चलने वाला प्रोसेस है, और यहां से हमको काफी ज्यादा अमाउंट में हमको एनर्जी मिलती है। करेक्ट। फैट से भी हमको काफी ज्यादा अमाउंट में हमको एनर्जी मिलती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। हमको जैसे हम जब भी आई होप आप सब अपने घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? आप सभी हॉस्टल में रहते हैं, करेक्ट? ओके, तो जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो जाहिर सी बात है आप अपने पैसों के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। करेक्ट। ओके, तो जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो क्या आप अपने पेरेंट्स से मांगते हैं पैसे? नहीं। आपके पेरेंट्स आपको हर महीने पॉकेट मनी देते हैं जिससे आप अपने खर्च को, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं। करेक्ट। जब ये एक्सपेंसेस खत्म हो जाते हैं तो वापस से आपको पैसे कहां से मिलते हैं?
वापस से मंथ एंड में आपके पेरेंट्स आपको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। करेक्ट। कुछ ऐसा ही होता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी को मिलती है एनर्जी एटीपी से। करेक्ट। जब ये एटीपी खत्म हो जाता है तब एरोबिक सिस्टम और ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम वापस से एटीपी को रीजनरेट करके हमको दे देते हैं। सिंपल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने अभी तक ये क्या देखा? हमने ये देखा कि जो हमारा एटीपी है 70% एटीपी 30 सेकंड में रिस्टोर होता है और 100% 3 to 5 मिनट्स में। करेक्ट। 84% 2 मिनट्स में पीसीआर। व्हेन यू टॉक अबाउट पीसीआर, जो हमारा पीसीआर है वो 84% 2 मिनट्स में, 89% 4 मिनट्स में और 100% 8 मिनट्स में हो जाता है। करेक्ट। और जो मेन सोर्स है हमारे रिकवरी का वो है एरोबिक मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोलाइसिस। करेक्ट। ओके, अभी हम और आगे बढ़ते हैं और आगे हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम समझते हैं फेज 2 ऑफ रिकवरी, जिसको हम पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी भी कहते हैं। करेक्ट। इसको हम पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी यानी कि आफ्टर एक्सरसाइज हम इसको बोलते हैं। ओके, समझते हैं ये होता क्या है। मैं आपको सबसे पहले आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम इस डेफिनेशन में हम जाएंगे। ये एक ऐसा रिकवरी है, ये कब होता है? जब हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है उसके बाद जो रिकवरी का प्रोसेस शुरू होता है, इसको हम कहते हैं पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी। ये कब होता है? एक्सरसाइज खत्म होने के इमीडिएटली बाद। करेक्ट। ओके, एक्सरसाइज के दौरान हमारे एटीपी पीसीआर सिस्टम खत्म हो जाते हैं। करेक्ट। हमारे बॉडी से ग्लाइकोस जो ग्लूकोज है वो भी खत्म हो जाता है। करेक्ट। हमारे बॉडी में कई सारे बाय प्रोडक्ट्स रह जाते हैं, सपोज लैक्टिक एसिड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये सारे कुछ बाय प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में रह जाते हैं जो फटीग को कॉज करते हैं। पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी में हमारा बॉडी इन्हीं बाय प्रोडक्ट्स को हटाने का काम करता है। करेक्ट। अब हम आते हैं डेफिनेशन में और इनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, रिकवरी ऑकरिंग इमीडिएटली आफ्टर ट्रेनिंग और कंपटीशन। वो रिकवरी जो हमारे ट्रेनिंग के बाद या कंपटीशन के बाद होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी। करेक्ट। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है रिमूव्स मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, जैसे कि लैक्टिक एसिड। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट। और हमारा बॉडी इसी को ही हटाने की कोशिश करता है। कब करेगा? पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी में। करेक्ट। और क्या करता है? हमारे बॉडी में एटीपी और पीसीआर को रिस्टोर करता है। करेक्ट। रिप्लेनिश मसल ग्लाइकोजन, मसल ग्लाइकोजन जो खत्म हो चुका है उसको वापस से रिस्टोर करता है। रिपेयर डैमेज्ड टिश्यू, जाहिर सी बात है जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं आपके टिश्यूज डैमेज होते हैं, आपके मसल्स फटना शुरू होते हैं। करेक्ट। इसी की वजह से सोरनेस आता है, तो हमारा बॉडी उनको रिपेयर करने की कोशिश करता है। रिस्टोर्स ऑक्सीजन स्टोर्स, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आपके बॉडी में जितना ऑक्सीजन है वो खत्म होने लगता है। करेक्ट। उसके बाद ऑक्सीजन खत्म होने के बाद हमारे बॉडी में वो वापस से ऑक्सीजन को रिस्टोर करता है। करेक्ट। सो दिस इज पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी। मैंने आपको बता दिया ये कैसा रिकवरी है, जो एक्सरसाइज या कंपटीशन के इमीडिएटली बाद ऑकर होता है। और ये करता क्या है? मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट को ये खत्म करता है, एटीपी पीसीआर और जितने भी एनर्जी सबस्ट्रेट्स हैं ये उनको रिस्टोर करता है, मसल डैमेज को ये रिपेयर करता है और ऑक्सीजन को वापस से रिस्टोर करता है। आई होप आपको पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी भी अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आता है हमारा एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। ये हमारे सेकेंड फेज का ही पार्ट है, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। होता क्या है ये हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन? सबसे पहले हम इसके नाम को तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? एक्सेस यानी कि जरूरत से ज्यादा। करेक्ट। पोस्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज के बाद, ऑक्सीजन कंजम्पशन यानी कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करना। करेक्ट। क्या कह रहा है? एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को, जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करना, इसको हम कहते हैं एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। आया आपको बात समझ में? ओके, अब ये होता क्या है अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आप 100 मीटर स्प्रिंट भाग रहे हैं। आई आपको बात समझ में? 100 मीटर आप स्प्रिंट भाग रहे हैं, राइट? तो जाहिर सी बात है जब भी आप एक्सरसाइज को शुरू करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। करेक्ट। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में कई सारे चेंजेस आएंगे, राइट?
जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है। करेक्ट, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, आपका पल्स रेट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जब एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, आपने 400 मीटर की रेस की और आपकी रेस खत्म हो गई, रेस खत्म होने के बाद भी आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो हाई है, क्यों? सवाल तो उठना चाहिए। जैसे ही एक्सरसाइज खत्म हुआ, वैसे ही आपका जो हार्ट रेट है, आपका जो ब्रीदिंग रेट है, वो नॉर्मल में आ जाना चाहिए, लेकिन वो वैसे आता नहीं है। क्यों नहीं आता? हम एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्यों कंज्यूम करते हैं? एक्सरसाइज के दौरान तो हम कंज्यूम करते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, करेक्ट। लेकिन जब एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, उसके बाद भी हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में एटीपी खत्म हो चुका है, करेक्ट। और एटीपी को हमको वापस से बनाना है, किसके थ्रू? कौन से प्रोसेस के थ्रू? हमारे ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस प्रोसेस और हमारे एरोबिक प्रोसेस के थ्रू। और ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस और एरोबिक प्रोसेस के लिए हमको जाहिर सी बात है एक्सेस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, राइट। आपके मसल्स में जो एटीपी है वो तो खत्म हो चुका है, करेक्ट। तो इस एटीपी को वापस से रिस्टोर भी तो करना है, ये तो खत्म हो चुके, लेकिन फिर इस एटीपी को वापस से रिस्टोर भी करना है। तो उस रिस्टोरेशन के प्रोसेस के लिए हमारा बॉडी वापस से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, करेक्ट। कि हम एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम क्यों कंज्यूम करते हैं? जो एनर्जी लॉस हो चुका है, जो एटीपी खत्म हो चुका है, वापस से उसको रिस्टोर करने के लिए, करेक्ट। ओके, अब हम समझते हैं डेफिनेशन से। लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। क्या कह रहा है? EPOC इज द इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद भी हमारा जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो एलिवेटेड है, इसी को हम कहते हैं EPOC। अब इसका पर्पस क्या है? एटीपी और पीसीआर को रिसिंथेसिस करना, हम मैंने अभी बताया। लैक्टेट रिमूवल एंड ऑक्सीडेशन, लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए और उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए भी हमको EPOC की जरूरत पड़ती है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन को बनाने के लिए भी हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। रिस्टोरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड मायोग्लोबिन, आपके ब्लड में भी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, जो कि एक्सरसाइज के दौरान खत्म हो चुकी है, तो उसको भी रिस्टोर करना है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, आपको बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करना है। रिकवरी ऑफ हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग और हार्ट रेट की रिकवरी के लिए भी EPOC की जरूरत पड़ती है, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी हमारा ऑक्सीजन इनटेक एलिवेटेड रहता है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको अपने एनर्जी स्टोर को वापस से रिफिल करना है। एनर्जी स्टोर क्या है? एटीपी पीसी सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, करेक्ट। लैक्टिक एसिड को रिमूव भी करना है, करेक्ट। मसल और ब्लड में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको वापस से रिस्टोर करना है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है और हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट को नॉर्मल लेके आना है, इसलिए हमको एक्सेसिव ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एक्सरसाइज के बाद भी, करेक्ट। आई होप आपको EPOC समझ में आया होगा। अब जो हमारा EPOC है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? एक्सरसाइज इंटेंसिटी के ऊपर। अगर आपका एक्सरसाइज की इंटेंसिटी ज्यादा है तो आपका EPOC भी ज्यादा होगा, राइट। अगर आपकी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन ज्यादा है तो आपका EPOC ज्यादा होगा, करेक्ट। टोटल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, अगर आपका टोटल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी अगर ज्यादा है तो आपका EPOC फिर से ज्यादा होगा, करेक्ट। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है? माइल्ड एरोबिक, अगर आप बहुत ही कम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से स्मॉल EPOC होगा, राइट, जो कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक हो सकता है। अगर आप हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस या एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो आपका EPOC 38 आवर्स तक हो सकता है, विच मींस आप 38 आवर्स तक एक्सेसिव ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे अगर आप हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या एनएरोबिक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो, करेक्ट। ओके, आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी कि EPOC किसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फिर आता है हमारा मसल ग्लाइकोजन रिकवरी। हमको मसल ग्लाइकोजन को भी तो रिकवर करना है। अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने एटीपी और पीसी को हमने रिकवर किया है, करेक्ट, EPOC के थ्रू। अब हम समझते हैं मसल ग्लाइकोजन रिकवरी। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ फेज 2 में ही है, हम फेज 3 में नहीं आए हैं।
समझते हैं ग्लाइकोजन रिकवरी को। क्या कह रहा है? बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक एक्सरसाइज रिड्यूस मसल ग्लाइकोजन। जो हमारे एरोबिक और एनएरोबिक एक्सरसाइज है, दोनों हमारे मसल ग्लाइकोजन को रिड्यूस कर देते हैं। करेक्ट, हमारे मसल ग्लाइकोजन को कम कर देते हैं। इसलिए हमारी जो रिकवरी है वो कार्बोहाइड्रेट इंटेक में भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। करेक्ट, आप जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना अच्छा मसल ग्लाइकोजन आपका रिकवर हो पाएगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो आपके मसल में ग्लाइकोजन उतना अच्छे से रिकवर नहीं हो पाएगा। करेक्ट, ओके। अब हम ये समझते हैं कि हमारे जो ग्लाइकोजन है उसको रिस्टोर होने में कितना टाइम लगता है। ग्लाइकोजन को कंप्लीटली रिस्टोर होने में 20 to 24 आवर्स लग सकते हैं। करेक्ट, लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक और सिवियर मसल डैमेज डिले रिकवरी। अगर आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट इंटेक काफी कम है और मसल डैमेज काफी सीवियर है तो आपका रिकवरी काफी डिले हो सकता है। करेक्ट, ओके। एथलीट शुड कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट विद इन 2 hours आफ्टर एक्सरसाइज टू मैक्सिमाइज ग्लाइकोजन रीसिंथेसिस। हर एथलीट को अपने एक्सरसाइज के 2 घंटे बाद ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए ताकि मैक्सिमम ग्लाइकोजन रीसिंथेसिस हो पाए। क्या कहा मैंने? एथलीट को, जितने भी एथलीट है सभी एथलीट्स को अपने एक्सरसाइज खत्म होने के 2 घंटे बाद, करेक्ट, आपको कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए ताकि आपके बॉडी में ग्लाइकोजन रिसिंथेसिस मैक्सिमाइज हो सके। करेक्ट, देन कम्स आर पुअर कार्बोहाइड्रेट इंटेक इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ओवर ट्रेनिंग। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक काफी पुअर है, इस वजह से ओवर ट्रेनिंग काफी ज्यादा हो सकता है। ओवर ट्रेनिंग मतलब एक ऐसा ट्रेनिंग जब आप हाईली इंटेंसिफाइड एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन आप रिकवरी नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ पे आप रिकवरी कैसे नहीं दे रहे हैं? आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। राइट, हमने सेकेंड फेज में क्या पढ़ा? हमने सेकेंड फेज में एटीपी पढ़ा, एटीपी कैसे रिस्टोर होता है, पीसीआर कैसे रिस्टोर होता है। मेन सोर्स हमने पढ़े एटीपी और पीसीआर के रिस्टोरेशन के। उसके बाद हमने ईपॉक पढ़ा। करेक्ट, उसके बाद हमने ग्लाइकोजन पढ़ा। ग्लाइकोजन को रिस्टोर होने में 20 to 24 आवर्स लगते हैं। करेक्ट, उसके बाद हम समझते हैं हमारे थर्ड फेज ऑफ रिकवरी। जो हमारा थर्ड फेज है रिकवरी का, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिकवरी। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। लॉन्ग टर्म रिकवरी क्या होता है? जैसे कि आपको इसके नाम समझ में आ रहा है, लॉन्ग टर्म रिकवरी का मतलब ये है ऐसा रिकवरी जो काफी समय बाद आपके बॉडी में आता है, दैट इज योर लॉन्ग टर्म रिकवरी। समझते हैं डेफिनेशन से। रिकवरी दैट ऑकर्स ओवर वीक्स एंड मंथ्स विद इन अ पीरियडाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक ऐसा रिकवरी जो कई हफ्तों या कई महीनों बाद आपके बॉडी में ऑकर होता है एक पीरियडाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। करेक्ट, ओके। इसकी वजह से आपके बॉडी में सुपर कंपनसेशन आता है। करेक्ट, की पॉइंट्स क्या है? प्रोड्यूसेस सुपर कंपनसेशन। आपके बॉडी में लॉन्ग टर्म रिकवरी की वजह से ही सुपर कंपनसेशन आता है और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। परफॉर्मेंस इंप्रूव्स बियॉन्ड द प्रीवियस लेवल। करेक्ट, ओके। हैवी ट्रेनिंग टेम्परली रिड्यूस परफॉर्मेंस बिकॉज फटीग एक्सीड्स फिटनेस। हैवी ट्रेनिंग की वजह से आपका परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है डिक्लाइन हो सकता है क्योंकि फटीग आता है आपकी बॉडी में। आफ्टर एडिक्वेट रिकवरी फटीग डिक्रीजेस व्हाइल फिटनेस रिमेन्स हाई रिजल्टिंग इन इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। रिकवरी के बाद आपके बॉडी में आता है एडेप्टेशन जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। करेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने 3 टाइप की रिकवरी पढ़े, 3 phases ऑफ रिकवरी। सबसे पहले हमने पढ़ा, जस्ट ए सेकेंड, सबसे पहले हमने पढ़ा है इंटर एक्सरसाइज रिकवरी, जो एक्सरसाइज के दौरान जो रिकवरी होती है। फिर हमने पढ़ा पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी। करेक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म रिकवरी। करेक्ट, इसको मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है जिससे आपको समझना काफी आसान हो। राइट, हमने रिकवरी के 3 फेजेस पढ़े, इंटर एक्सरसाइज, पोस्ट एक्सरसाइज, लॉन्ग टर्म रिकवरी। करेक्ट, ये इनके डेफिनेशंस है, आप देख सकते हैं। इंटर एक्सरसाइज विच मींस बिटवीन द एक्सरसाइज जिसमें एटीपी पीसी आपका रिस्टोर होता है। पोस्ट एक्सरसाइज में आपका ईपॉक ग्लाइकोजन रिस्टोर होता है और टिश्यू भी रिपेयर होता है। फिर आता है हमारा लॉन्ग टर्म रिकवरी जो पीरियोडाइज्ड रिकवरी है जिसकी वजह से आपके बॉडी में सुपर कंपनसेशन आता है। करेक्ट, कुछ मेन वैल्यूज हैं जो आपको याद रखने हैं। एटीपी जो आपका 70% 30 सेकंड में रिकवर होता है और कंप्लीट 3 to 5 मिनट्स में हो जाता है। पीसीआर 84% 2 मिनट में, 100% 8 मिनट में होता है। करेक्ट,
और जो आपका जो मसल ग्लाइकोजन है वो 20 to 24 आवर्स में कंप्लीटली रिस्टोर हो जाता है। करेक्ट। आपका जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो 2 घंटे के अंदर होना चाहिए, एक्सरसाइज के बाद 2 घंटे के अंदर होना चाहिए, जिससे आपका जो रिकवरी है, ग्लाइकोजन रिकवरी, वो मैक्सिमाइज हो सके। करेक्ट। हाई इंटेंसिटी जो एक्सरसाइज है उसकी वजह से जो ईपॉक आता है वो 38 आवर्स तक रह सकता है। करेक्ट। ओके, यहां तक की बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। राइट, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अब हम समझते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स रिकवरी। ऐसे कौन कौन से कारक है जो हमारे रिकवरी को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला फैक्टर है हमारा एज। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जो एथलीट 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं और जो 40 वर्ष से ज्यादा आयु के होते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा रिकवरी पीरियड की जरूरत पड़ती है। करेक्ट। ओके, समझते हैं अभी। रिकवरी एबिलिटी वेरीज विथ एज। आपका जो रिकवरी है वो एज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। राइट। जो एथलीट 18 ईयर्स के कम के हैं नीड्स मोर रिकवरी बिटवीन ट्रेनिंग सेशन फॉर प्रॉपर एडेप्टेशन। 18 साल से कम के जितने एथलीट्स हैं उनको ट्रेनिंग के बीच में ज्यादा से ज्यादा रिकवरी की जरूरत पड़ती है ताकि एडेप्टेशन ऑकर हो सके। और जो एथलीट 40 प्लस है उनको रिकवरी स्लोली होती है, काफी स्लो उनका रिकवरी होता है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में ग्रेटर मसल डैमेज ऑकर्स आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ रिटर्न्स मोर स्लोली, स्पेशली आफ्टर इसेंट्रिक एक्सरसाइज। जो 40 प्लस एथलीट्स हैं उनमें रिकवरी काफी स्लो होता है। क्यों? क्योंकि मसल डैमेज बहुत ज्यादा होता है इनके में, और जो इनका स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल लेवल में काफी स्लोली आता है। करेक्ट। कोच शुड इंक्लूड मोर रिकवरी डेज और लोअर इंटेंसिटी सेशन फॉर यंग एंड ओल्डर एथलीट। यंग और ओल्डर एथलीट में लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज अप्लाई करना चाहिए। करेक्ट। ओके, नाउ कम्स आवर ट्रेनिंग स्टेटस। क्या कह रहा है ये? रिकवरी डिपेंड्स ऑन एथलीट्स ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। एथलीट के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में भी आपका रिकवरी डिपेंड करता है। जो नोविस एथलीट है, नोविस विच मींस आपके जो नए नवेले एथलीट है, नौसिखिए हैं, करेक्ट, अडेप्ट क्विकली टू द ट्रेनिंग रिक्वायर्स लोअर ट्रेनिंग लोड्स। जो आपके नए नवेले जो एथलीट्स होते हैं, नौसिखिए होते हैं, वो काफी कम ट्रेनिंग लोड में भी अडेप्ट कर जाते हैं और उनका परफॉर्मेंस काफी कम ट्रेनिंग लोड में भी इंक्रीज कर जाता है। करेक्ट। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं एलीट एथलीट्स की, करेक्ट, तो एलीट एथलीट्स को हाई ट्रेनिंग लोड्स चाहिए अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। करेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर आप क्रिकेट खेलना अभी शुरू करेंगे तो हर दिन आपको रिकवरी देखने को मिलेगा, आई एम सॉरी, हर दिन आपको इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगा। करेक्ट। लेकिन आप विराट कोहली को देखिए, क्या वो अभी इंप्रूव कर पा रहा है अपने परफॉर्मेंस में? नहीं, क्योंकि वो एक एलीट एथलीट है। उसको हाई ट्रेनिंग वॉल्यूम, हाई ट्रेनिंग लोड चाहिए अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। करेक्ट। ओके, नीड हायर वॉल्यूम, हायर इंटेंसिटी एंड ग्रेटर ट्रेनिंग वेरिएशन टू इंप्रूव। आया आपको बात समझ में? रिक्वायर केयरफुली प्लान्ड रिकवरी स्ट्रेटेजीज बिकॉज ऑफ हैवियर ट्रेनिंग लोड्स। इनको ज्यादा रिकवरी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग लोड भी इनका हाई है। A load that improves an elite athletes may overload a beginner, while beginner's load may be too easy for an elite athlete। क्या कह रहा है कि जो elite athlete का जो लोअर लोड है वो बिगिनर के लिए हायर लोड हो सकता है, और जो बिगिनर का जो हायर लोड है वो एलिट एथलीट के लिए काफी लोअर लोड हो सकता है। करेक्ट, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब हम समझते हैं टाइम जोन्स एंड शिफ्ट्स के बारे में। आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप किसी टूर्नामेंट के लिए जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, करेक्ट, तो जो ट्रैवलिंग पीरियड है ये भी आपके लिए एक लोड का काम करता है। आइए आपको बात समझ में। क्योंकि आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको थकावट होती है। करेक्ट, और इस थकावट की वजह से भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए ट्रैवलिंग के बाद भी आपको रिकवरी की जरूरत पड़ती है। करेक्ट। ओके, समझते हैं अब इसको। ट्रैवल अक्रॉस टाइम जोन शिफ्ट, इसको हम जेट लैग भी बोलते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जेट लैग का मतलब यह है कि जब आप
एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रेवल कर रहे हैं जहां पे दोनों जगहों का टाइम जोन अलग अलग है। तो इसकी वजह से भी आपके बॉडी में काफी ज्यादा फटीग पर होता है। जैसे कि अमेरिका में अभी टाइम अलग होगा, इंडिया में टाइम अलग होगा। जब मैं टाइम जोन शिफ्ट करूंगा, जब मैं यहां से वहां जाऊंगा, तो इस वजह से मेरे बॉडी में काफी ज्यादा फटीग आएगा। इसी को हम बोलते हैं जेट लैग। करेक्ट। ओके। ट्रेवल अक्रॉस टाइम जोन्स कैन रिड्यूस रिकवरी एंड परफॉर्मेंस। अगर आप टाइम जोन के अक्रॉस अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपका रिकवरी रिड्यूस हो सकता है और आपका परफॉर्मेंस भी रिड्यूस हो सकता है। करेक्ट। अब जेट लैग का इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट्स ऑफ जेट लैग, आपका पुअर स्लीप हो सकता है, फटीग हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब यह है खाना आपका डाइट में इफेक्ट हो सकता है। करेक्ट। reduced concentration, lower motivation, headache, irritability. Correct. Jet lag is worse when crossing many time zones traveling eastward. आपका जो जेट लैग है वो वर्स हो सकता है कब? जब आप कई सारे टाइम जोन को क्रॉस करते हैं, और स्पेशली जब आप ईस्टवर्ड यानी कि ईस्ट के डायरेक्शन में जब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करते हैं, तब आपका जेट लैग काफी ज्यादा वर्स हो सकता है। करेक्ट। चले आगे। ओके। अब हम अपने फोर्थ फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे रिकवरी को अफेक्ट करता है। दैट इज आर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारे रिकवरी को अफेक्ट करता है। कैसे करता है अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर रिकवरी। न्यूट्रिशन हमारे रिकवरी के लिए काफी ज्यादा इसेंशियल होता है। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। रिस्टोर मसल एंड लिवर ग्लाइकोजन। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे मसल्स और लिवर में जो ग्लाइकोजन है उनको रिस्टोर करता है। करेक्ट। लो कार्बोहाइड्रेट इनटेक स्लोज ग्लाइकोजन रीसिंथेसिस। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम इनटेक करेंगे, तो इसकी वजह से जो ग्लाइकोजन रीसिंथेसिस है वो काफी स्लो हो सकता है। करेक्ट। इंक्रीजेस फटीग एंड रिस्क ऑफ ओवर ट्रेनिंग। अगर आप कार्बोहाइड्रेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ में नहीं लेते, तो इससे आपके बॉडी में फटीग इंक्रीज हो सकता है और ओवर ट्रेनिंग का भी रिस्क हो सकता है। करेक्ट। अब रिकमेंडेड इनटेक क्या है? 7 to 10 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट पर केजी बॉडी वेट पर डे। आपको पर डे आपको 7 to 8 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट लेना है पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। आपको अपने बॉडी वेट में पर केजी के हिसाब से 7 to 8 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेना है हर दिन। करेक्ट। उसके बाद आता है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन भी काफी जरूरी होती है रिकवरी के लिए। अगर आपका हाइड्रेशन कम है, डिहाइड्रेशन की वजह से अगर आपका हाइड्रेशन कम है, अगर आप पानी कम पी रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा? आपका एक्सरसाइज परफॉर्मेंस रिड्यूस होगा। करेक्ट। कॉग्निटिव फंक्शन नहीं हो पाएगा और गैस्ट्रिक कंफर्ट नहीं हो पाएगा। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आई होंगी ये सारी चीजें। अब हम इनको समराइज करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। ओके। हमारे रिकवरी को कौन कौन सी फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला होता है आपका एज, फिर आपका ट्रेनिंग स्टेटस, देन कम्स योर ट्रैवल, जेट लैग, और होता है हमारा न्यूट्रिशन। करेक्ट। ओके। जो आपके यंगर एथलीट है, विच मींस 18 से कम ईयर्स के जो एथलीट है, और जो ओल्डर एथलीट्स है जो 18 से 40 से ज्यादा है, उनको लॉन्गर रिकवरी पीरियड्स की जरूरत है। ये हमने पढ़ा। ओके। जो हमारे एलीट एथलीट है उनको ज्यादा रिकवरी चाहिए, ग्रेटर रिकवरी, बिकॉज दे ट्रेन एट हायर लोड्स। जो हमारे एलीट एथलीट है उनको ज्यादा से ज्यादा रिकवरी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो हायर लोड में ट्रेन करते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। ईस्टवर्ड ट्रेवल जनरली कॉजेस मोर सीवियर जेट लैग। जेट लैग मैंने आपको बता दिया, जब आप एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जब आप ट्रेवल करते हैं, दैट इज नोन एज योर जेट लैग। और उसमें भी अगर आप ईस्ट वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं, तो उस वजह से आपके फटीग ज्यादा हो सकता है, आपके बॉडी में रिकवरी और स्लो डाउन हो सकती है। करेक्ट। ओके। एथलीट शुड कंज्यूम 7 to 10 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट पर केजी पर डे। ये मैंने आपको अभी समझाया था। रिकमेंडेड वाटर इनटेक, आपको वाटर इनटेक कितना करना है? 480 मिलीलीटर बिफोर एक्सरसाइज। करेक्ट। 240 मिलीलीटर एवरी 15 मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड 480 मिलीलीटर आफ्टर एक्सरसाइज आपको वाटर इनटेक करना है। करेक्ट। ओके। प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन स्पीड रिकवरी, इंप्रूव ट्रेनिंग
अडेप्टेशन एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवर ट्रेनिंग। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हाइड्रेशन अगर आप लेते हैं तो उससे आपकी रिकवरी स्पीड हो जाती है और आपके बॉडी में अडेप्टेशन भी जल्दी आता है और ओवर ट्रेनिंग का रिस्क नहीं होता। करेक्ट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। राइट। हमने यहाँ पे फेजेस ऑफ रिकवरी को पढ़ा है पहला, और उसके बाद हमने फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स रिकवरी हमने उसको समझा है। करेक्ट। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर डाउट्स। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकवरी इंटरवेंशन एंड मोडालिटीज को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम रिकवरी कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिसकी वजह से हमारा बॉडी जल्दी रिकवर कर सकता है, जैसे कि मसाज हो गया, कई सारे थेरेपीज हो गए। हम उनको समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम फेजेस ऑफ रिकवरी हमने पढ़ा है और फैक्टर्स पढ़ा है। करेक्ट। सो इफ दिस वीडियो इज रियली रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आगे और भी ज्यादा ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और पीवाईक्यू से भरे हुए वीडियोस मैं लाता रहूंगा। करेक्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।